यहां पर 30% बोगस वोटिंग की बात हो रही है, यानी कि फर्जी तरीके से ये वोटिंग और देखिए चुनाव जीता जाता है। किस तरीके से यहां पर चुनाव जीतने के लिए आप आईडी कार्ड फर्जी बनवाते हैं, कैसे आप बांग्लादेश से जो है लोगों को यहां पर बुलवाते हैं, यानी उनके पास पासपोर्ट तो है वो जेन्युइन होता है, लेकिन बाकी जो आपके पास कार्ड होते हैं यानी आईडी कार्ड होते हैं वो यहां पर बोगस होते हैं और उस तरह से आप वोटिंग भी करते हैं और करके देखिए तुरंत वापस भी चले जाते हैं। कितना बड़ा ये खुलासा है। देखिए, एक मजेदार मैं घटना बोल रही हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ एक मेमोरी। 2005 में ये बोगस वोटिंग लिस्ट और ये इन्फिल्ट्रेटर्स के द्वारा इन लोग को लाया जाता था और इन लोग को वोटिंग लिस्ट में इन लोग को शामिल कर दिया जाता था। ये बात ममता बनर्जी ने उठाया था पार्लियामेंट में। वो जब ऑपोजिशन लीडर थे इस बात के ऊपर वो एक मोशन लाया था और मोशन एक्सेप्टेड नहीं हुआ। तब वो पेपर छोड़ के वो सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे और उसका डेप्यूटी स्पीकर जो चरणजीत सिंह अटवाल थे उसके ऊपर पेपर फेंक कर वो वॉकआउट कर दिया, बोला मैं रिजाइन कर रही हूँ। और रोमिता जी मुझे याद है वो रोई भी थी उसमें जो पार्लियामेंट में थी। हाँ, गंभीर काफी रोई थी वो ममता बनर्जी। हाँ, वो बोला था ये बहुत सीरियस मैटर है और इन्फिल्ट्रेशन हैज बिकम अ डिजास्टर इन बंगाल, ये उसका भाषा था तब। तो ये 20 बरस पहले हुआ था और 20 बरस पहले अब क्या हो रहा है, अब जब इस बात पर चर्चा हो रहा है या एनआरसी लेकर जब बातचीत होता है तब उसका स्टैंड एकदम उल्टा हो गया। वो अभी इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोलते हैं, ये वोटिंग लिस्ट में आ गया उसको शामिल कर रहा है, ये सब वो नहीं बोलता है। तब जब एनआरसी लेकर वो बहुत ऑपोजिशन किया था तब अरुण जेटली ने लिखा था कि ये इंडिया सॉवरेनिटी कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय समवन हु इज सो फिकल इन माइंड एंड हैज फ्रेजाइल हैंड्स। तो ये भी बताया था। तो यही बोल रहे हैं जब जो ऑपोजिशन में होता है उसका एक स्टैंड होता है और जब वो रूलिंग पार्टी से शामिल हो जाता है और वो रूलिंग पार्टी हो जाता है उसका एक स्टैंड दूसरा हो जाता है, क्योंकि उसको ये वोटिंग क्या है, वोटिंग लिस्ट में इन लोग को शामिल करने के लिए उसका सपोर्ट चाहिए। और आप लोग को दिखाया, आपका स्टिंग ऑपरेशन दिखाया कैसे उन लोग को ले आते हैं यहाँ। हाँ, तो ये एक बड़ा एक रैकेट है, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट जो इन्फिल्ट्रेशन को ये सपोर्ट कर रहे हैं। हम देखा है क्योंकि जिन लोग को हम इन्फिल्ट्रेटर्स को जिन लोग को पकड़ा गया है इस दिसंबर से हम लोग देख रहे हैं ना, दिसंबर में 30 आदमी को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने ज्यादातर आदमी उनमें ये टेररिस्ट जो ग्रुप्स है इनके साथ या और मॉड्यूल्स के साथ जुड़े हुए थे। हम लोग देखे थे अंसारुल्लाह बांग्ला टीम या वो अलकायदा के जो एफिलिएटेड जो सब है विंग्स, उसके साथ हम लोग देखे थे वो। और जो आदमी भी अरेस्टेड हुआ है इन्फिल्ट्रेटर्स, हम लोग देख रहे हैं एक क्या है, नूरुल हक नाम के एक आदमी है जिन्होंने उसका नाम चेंज करके नारायण अधिकारी बनाया। तो ये नूरुल हक का एक फिशिंग बिजनेस है बंगाल में। और एक रफीकुल इस्लाम, ये आई थिंक ये जनवरी 17 में इन लोग को अरेस्टेड हुआ है। ये रफीकुल इस्लाम का एक घर है, ये एक यहाँ भी इसका लैंड भी इसका खरीद लिया, इसका घर मकान भी बनाया है। तो ये कैसे संभव है? अगर ये यहाँ बिजनेस करते हैं, इसका घर खरीद लिया है, ये तो रोमिता मैम ये संजय सरकार ही बता पाएंगे संभव कैसे है। ये बाकी पैनलिस्ट बता पाएंगे। एलन राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आलोक वशी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों से काफी देर से रिएक्शंस नहीं आए हैं। इसके बाद आकाश यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल जरूरी है। लेकिन आलोक जी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर, उसके बाद मैं एलन राव साहब और आकाश यादव जी का रुख कर रहा हूं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। मैं बहुत देर से काफी विद्वान लोगों को सुन रहा था इस टॉपिक पे और काफी गौर से आप इन्वेस्टिगेशन देख और आपको बहुत लोगों ने आपके चैनल को शाबाशी दी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं
कि आपका चैनल दूसरा अभिनंदन बन के बांग्लादेश के बॉर्डर पर गया। वो तो बाय एक्सीडेंट गिर गए थे पाकिस्तान में, लेकिन आप तो अपनी जान को जोखिम रखकर गए हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे कि अगर मैं पकड़ा गया तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपके चैनल को, आपके उन सभी लोगों को सल्यूट करता हूं और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे चैनल को 26 जनवरी को एक हिम्मत करने वाला अवार्ड देना चाहिए, जिसको पूरा देश देखे कि ये लोग भी किसी से कम शूरवीर नहीं है। जो सैनिक है ये भी एक दूसरे रूप में सैनिक के भारत के लिए इतनी बड़ी साजिश को पर्दाफाश कर रहे हैं, जान जोखिम पर डाल के, जिसके लिए जो भी शब्द कहा जाए वो कम पड़ेगा। अब रही बात कि बांग्लादेशी का मामला, ये राजनीति का विषय नहीं है। अभी मेरे भाई ने कहा कि अभी किसी ने कहा नासूर है, इन्होंने कहा भगंदर है। नहीं, ये कैंसर बन चुका है इस देश में, और कैंसर में जब मेटास्टेटिस हो जाता है इसका मतलब वो सारे बदन में फैल जाता है और उसका इलाज जल्दी संभव नहीं है, वो मौत की तरफ ही इंगित करता है। अगर आप लास्ट स्टेज, 4th स्टेज में कैंसर के चले गए तो आपका वापस आना मुश्किल। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं है? आंख के सामने क्या हो रहा है उस पर भी आप अंधेरा देख रहे हैं। पूरे दिल्ली में जितनी डोमेस्टिक हेल्प है और नोएडा में जहां हम रहते हैं जितनी डोमेस्टिक हेल्प है, आपके सामने 80%, 85% बांग्लादेशी औरतें काम कर रही हैं और आप काम करवा रहे हैं। जितने चोरी चकारी, चेन स्नैचिंग में पकड़े जाते हैं, दे आर ऑल बांग्लादेशी पीपल। लेकिन हम लोग एक दूसरे पर मर के कि हमारे समय में ये था, अरे सबके समय में था। किसी के समय में 1.5 करोड़ था तो किसी के समय में 4 करोड़ है, लेकिन रुका कहां, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके लिए देशव्यापी अभियान, सारे राज्यों को मिलकर, सारे नेताओं को मिलकर, राजनीति सब छोड़कर इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो आपका अंत होने वाला है। आप जिस तरीके के माहौल में जा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द इनका घेरा बनता जा रहा है। आप इसको मैं बता रहा हूं कैसे पासपोर्ट बन रहा है, कैसे वोटर कार्ड बन रहा है। वो अभी तो 30% वोटिंग का दावा कर रहा है सर। बताइए, 2%, 3% से सरकारें बदल जाती है। अभी ठीक कहा आपने, 0.9% से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रह गई, और ये 30% है। कोई उखाड़ सकेगा ऐसी सरकार को जिसका 30% बिल्कुल कहीं से आके ठप्पा लग जाए? विचारणीय प्रश्न है जी। दोषारोपण का समय नहीं है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे सामने खाई है जिसमें हम गिरने वाले हैं जी, तो और मैं शाबाशी देता हूं आपके चैनल को जिसने ये आलतू फालतू का, शायद ही कोई चैनल है जिस पर हम डिबेट नहीं करते हैं, लेकिन आलतू फालतू की टॉपिक को लेकर और रगड़ते रहते हैं। हम लोगों को बोलना पड़ता है। ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठाकर आपने जो काम किया है, मैं इतना ही कह सकूंगा अपने एक्सपीरियंस से। बिल्कुल, राव साहब का रिएक्शन चाहेंगे जल्दी से, बहुत उज्जवल होगा। राव सर का रिएक्शन चाहेंगे और जादव सर का रिएक्शन चाहेंगे। राव सर। और मैं भी, जैसे अभी मेरे पूर्व प्रवक्ता जी अभी मुबारकबाद दे रहे थे आपके चैनल को, ये वास्तव में ही बहुत बड़ा आपने ऑपरेशन किया है। और मैं समझता हूँ इतना बड़ा रिस्क लिया आपके रिपोर्टर्स ने वहां जाकर, जहां पे कुछ भी हो सकता था। और ये बात भी सही है कि ये इतना बड़ा हमारे डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन को इतने लोगों ने आकर चेंज कर दिया, वो बहुत ही हमारे लिए खतरनाक बात है। और हम किस संविधान की बात करें, जिस संविधान में हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रजातंत्र है और हमारा वोटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, जो बाहर के आदमी आकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हर राज्य में है। ये कोई कहे कि इस सरकार में है, इस राज्य में, ऐसा कुछ है। सब जगह इंडिया में फैले हुए हैं, नासूर की तरह, कैंसर की तरह फैले हुए हैं। जब तक इनको, और मैं कहता हूं हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, हमें कहना पड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी, इनको आइडेंटिफाई करके क्यों नहीं आप करते, बट क्यों नहीं हो रहा है ये समझ से बाहर है। क्यों सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है इस काम के लिए। ये बहुत बड़ा काम होगा अगर सारे के सारे लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद में एज पर लो इनको बाहर निकाला जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये अभी इतने सालों से आ रहे हैं
और अभी तो ये जो मुंबई वाला केस है सैफ अली खान का, उससे ज्यादा चर्चा में आया हुआ है, लेकिन ये पहले भी कई बार आए हैं। अपराध के मामले में बांग्लादेशी रोहिंग्याज का इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम है अगर आप उठा के देखें तो। लेकिन ये सब इंडियन बने हुए हैं, इंडिया के वो बने हुए हैं, आपका वोटर कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है। ये जितने लोग ये डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं, नॉट ओनली इन लोगों का, जो लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो आपके खुफिया कैमरे में आज कैद हुए हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये रैकेट है पूरा। इस रैकेट को बस्ट करना बहुत जरूरी है हमारे देश की सुरक्षा और समृद्धता के लिए। और जब तक ये सारे के सारे आदमी आइडेंटिफाई नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा जो वोटिंग पैटर्न है, जो 30% की आप इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हो, ये बहुत ही खतरनाक है। फिर हमारे इंडियंस कहाँ जाएंगे अगर ये 30% बाहर के लोग अगर इन्फ्लुएंस करके कोई सरकारें बना जाएंगे, तो उसका तो फिर भगवान मालिक है। तो मैं कहता हूं सरकार कैसे चलेगी, सरकार किसकी होगी, ये सब तो इसी तरह से डिसाइड हो जाएगा बाहर से, अगर आप इस तरह से वोटर्स को जो है बुलाएंगे। आकाश यादव जी, आपका रुख करेंगे। देखिए, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी करने से कोई फायदा नहीं, देश पर कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव असर पड़ रहा है। अब तो कहीं जाग करके जो है इसके लिए कलेक्टिव स्टैंड लेने की जरूरत है। क्या रिएक्शन? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी ये विषय हमेशा से पॉलिटिकल रहा है, और खास करके 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम ये करने के लिए इसका ज्यादा रोहिंग्याओं का उपयोग किया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा और भाजपा के द्वारा। देखिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। दूसरी बात मैं अपनी रखना चाहूंगा कि जब तक आप इस मुद्दे को मसला नहीं समझेंगे, इसका हाल कौन निकालेगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब इसके अंदर ये इतने बड़े पैमाने में घुसपैठी हो रही है, मैं नहीं बोलता कि कांग्रेस के टाइम में क्या आंकड़े थे, आज के आंकड़े बड़े हैं, लेकिन बड़े तो है। उसके ऊपर आज सरकार में आप है, कहीं ना कहीं कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसके ऊपर लाना चाहिए। मैं सुन रहा था सभी को, और आपका स्टिंग ऑपरेशन भी देख रहा था। देखिए, अब मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे आज एसीपी बता रहे थे जो खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों पे काम करते हैं, उन्होंने बताया कि जब हम इनको पकड़ते हैं और कोर्ट के सामने पेश करते हैं और इनको बेल मिलता है, जब तक इनको हम बाहर का देश का प्रूव नहीं करते, इनको हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। और जब किसी को रिपोर्ट करते हैं तो बांग्लादेश की जो राइफल है उनको स्वीकारती नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे। देखिए, आज इनको सबसे बड़ा क्या है, यार रोजगार कैसे मिल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। रोजगार मिल रहा है तो फिर इनको राशन कार्ड सभी को उठा रहे, पासपोर्ट मिल रहा है, यहाँ के नागरिकत्व तो ये मसला ऐसा बन गया। देखिए, 1971 से इसकी हम लोग कहीं ना कहीं इसके इतिहास में जाना हमको देखना जरूरी होगा। हम इसके जनक रहे बांग्लादेश के। पूरा सीमावर्ती जो भाग है, जो असम है, असम का ओपन है, आज भी है। देखिए, आप वेस्ट बंगाल के अंदर मालदा सेंसिटिव बना के वहां पे आप काम कर रहे हो। आज भी अगर मैं आप फोटो शेयर करूं तो पत्थर पे रंग ये करके वहां पे लोग पार्टियां करने जाते, इतना ओपन है वो। तो उसके लिए ये मसला जब तक नहीं बनेगा, आज कई 30 साल 40 साल पहले जो बांग्लादेशी आए, यहाँ शादी करके उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी रह रही है, और यहाँ के नागरिक तो स्वीकार चुके हैं, उन्हीं के रिश्तेदार उनके माध्यम से वो लेके आते हैं। वहां से ट्रैवल करके वो बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, अपने ठिकाने पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उनके रिश्तेदार उनको वहां मदद करते हैं, और ये सब बातें होती है। तो अल्टीमेटली ये सिस्टम का पूरा फेल्यूर है, और इस सिस्टम को फेलियर तो सर सिस्टम ठीक करने की जिम्मेदारी किस पर? देखिए, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, ठीक है जादव जी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सीए एनआरसी को एनआरसी सपोर्ट कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, सीए एनआरसी का कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है? एनआरसी के अंदर एनआरसी का सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ ये मामला, एनआरसी का मामला ही है। कैसे आइडेंटिफिकेशन, नेशनल सिटीजनशिप। एनआरसी आप जो बात कर रहे हो, अगर हम मान भी लें सही है, तो एनआरसी क्योर है, प्रिवेंशन नहीं है। प्रिवेंशन की बात हो रही है, आप इन्फिल्ट्रेशन रोकेंगे कैसे, उसका एनआरसी से क्या संबंध है? आप बताइए, इन्फिल्ट्रेशन रोकने का एनआरसी सीए से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और आप लोग सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो सरकार ने 16 साल में, पिछले 25 साल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी। वो तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। कैसे करोगे आप आइडेंटिफाई? बताइए ना, पासपोर्ट उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, उसकी तहकीकात में जाएंगे तो असली चीज सामने आ जाएगी। पता चला है जो अवैध तरीके से आए हुए हैं, ये एनआरसी के जरिए ही पता चला है। संजय सरकार कुछ कहना चाह रहे सर, संजय सरकार काफी देर से हाथ उठा रहे हैं। संजय सरकार कुछ कहना चाह रहे हैं, पकड़े जाते हैं। संजय सरकार देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। मेरे बहन जी एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए। मैं एग्जाम्पल को तहत
समस्या समाधान करने पड़े। देखिए, जैसे आप मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अंदर में? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। अगर आप आधार कार्ड बनाते हैं, मेरे बात आप सुन लीजिए, आपके पास तो एजेंसी है, आपके पास तो काफी एजेंसी, आप एनआईए को देके कराइए, आईबी को देके कराइए, तो एक स्पेशल टीम बनाइए ना, जहां पर सीआरपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ तमाम आदमी है, उसको देके आप उसको इंक्वायरी कराइए जी ये बांग्लादेशी है कि नहीं। ये करने की जिम्मेवारी आपको है। पैन कार्ड किसके अंदर में पड़ता है? पर्सनल अकाउंट नंबर होता है, वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस क्यों नहीं करता है? आपको मैं तीसरा नंबर बताऊं, इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में वोटर कार्ड बनता है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपना टीम देकर जांच करा के उसको वोटर कार्ड क्यों नहीं बनाता है? अगर आप बोलेंगे कोई वोटर कार्ड बना ले रहा है तो जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% है। मैं चाहता हूं, देखिए घुसपैठी जो है ये कैंसर और नहीं, आप गोल गोल घुमा रहे हैं संजय सरकार जी। मैं आपको 4 अगस्त 2005 की तारीख याद है कि नहीं? मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए। 4 अगस्त 2005 की तारीख याद है आपको, जब ममता बनर्जी ने स्पीकर पर कागज फेंका था और वो पार्लियामेंट पे रो भी पड़ी थी कि घुसपैठियों के मामले पर कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। ये मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आज उस समय नेशनल सिक्योरिटी था, नेशनल सिक्योरिटी क्यों नहीं है आपके लिए? राजनीतिक कारणों से उन्होंने यू टर्न ले लिया है। आज भी दीदी बोली है, ये मतलब ये कोई भी काम करना पड़ेगा उसके लिए। कोई भी आतंकवादी को बंगाल में डेरा बांधने नहीं देंगे। आप बॉर्डर ठीक से क्या बात कर रहे हैं? जितना बांग्लादेशी और रोहिंग्या आपके वेस्ट बंगाल में है, उतना पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। अब आप जुबान मत खुलवाइए दादा, आपकी बात में बहुत सुन रहा था। आपको ममता बनर्जी पूरा यू टर्न ले चुकी है। पार्लियामेंट में जो उन्होंने बोला था, आज जो उनका स्टैंड है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर पूरा बात बोलना है तो बात बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। आप जैसे मूर्ख जैसे बात हम सुनने नहीं चाहते, हम टू द पॉइंट बोल रहे हैं। अब भी टू द पॉइंट बात बोलिए तो आपको बात को मान जाएंगे। आपको आपके तमाम चीज रहने के बावजूद यू टर्न क्यों ले लिया है? बड़े बड़े बात बोलते हैं। जवाब दीजिए, ममता बनर्जी का स्टैंड 2005 में क्या था और 2025 में क्या है? एक एक आदमी से 10 से 15 हजार रुपए एक आदमी को लेता है। आप बॉर्डर में आइए, आप देखा देता है। अगर यहाँ पर अगर ये कैटल स्मगलिंग होता तो कैसे? वो मधुमक्खी है, थोड़ा उड़ के चला जाएगा और साइड में। मधुमक्खी नहीं है, बॉर्डर से क्रॉस करके गाय यहाँ से जाता है बांग्लादेश। तो बीएसएफ कहाँ रहता है? और बीएसएफ पहले 15 किलोमीटर को तो दायरा था, अभी 50 किलोमीटर दायरा हो गया उसके अंदर। अगर बीएसएफ ने भेज दिया तो आपने अपना लिया।